हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास एक परिचय। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यानी हम जब किसी विषय को पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें उसका इतिहास जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो हम उसके विषय में जानेंगे कैसे। तो आज का जो हमारा विषय हमने लिया है इसीलिए क्योंकि आप हिंदी तो पढ़ते ही हैं, आप गद्य परिचय पद परिचय पढ़ते ही हैं। तो आज आप सबसे पहले उसका इतिहास कैसा है इसके विषय में आज पढ़ेंगे। तो हमने आज के टॉपिक में भी लिया है आदिकाल का नामकरण। ये है 1050 से 1375 और इसके विषय में मैं अभी आपको पूरा नामकरण समझाएंगे, पर अभी हमने एक जनरली आपको यहाँ पर संबंध लिखा है यहाँ पर, बाकी और समझाते जाएंगे हम आपको। ठीक है, इतिहास देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं हम, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो इससे पहले हमें ये भी तो आना चाहिए कि इतिहास होता क्या है। इतिहास इति धन हास, ठीक है, इन दो शब्दों से मिलकर बना है इतिहास शब्द। इतिहास शब्द का अर्थ क्या है? इतिहास शब्द का अर्थ है ऐसा ही हुआ, यानी जो उसमें लिखा गया है वैसा ही प्रमाणित है और वैसा ही हुआ है। समझ में आया आपको? क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? इतिहास शब्द क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। दो शब्द बने और पर इन शब्दों का अर्थ क्या हुआ? ऐसा ही हुआ, जो कि प्रमाणित करके अन्य पुष्टियों के माध्यम से जो पुस्तक में लिखा गया है इतिहास के में, वो ऐसा ही है। इस विषय की हमें जानकारी वो पुस्तक देती है। अब हम इस विषय में एक लिखेंगे पंक्ति, साहित्य का इतिहास से तात्पर्य। ठीक है, क्या लिखेंगे? किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लिखेंगे हम। ठीक है, आप पहले ये समझ गए होंगे इतिहास क्या है। तो रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुत ही चर्चित लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने हर विषय पर, हिंदी साहित्य के हर विषय पर इन्होंने अपनी परिभाषाएं दी है, समीक्षा की है उन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है क्या? प्रत्येक देश का, ये आपने सुनी भी होगी क्लास में, काफी हिंदी की बुक में दी रहती है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब। इसीलिए तो कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। क्यों कहा जाता है? कि साहित्य ही हमें बताता है कि जैसे आदिकाल को पढ़ना है तो आदिकाल का साहित्य हमें ये बताएगा कि उस समय युद्ध होते थे, उस समय राजा अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे, उस समय जो कवि थे वो राजाश्रित थे। तो ऐसा किसमें लिखा है? उसमें साहित्य में लिखा है। तो इन्हीं के माध्यम से हम जान पाते हैं, इसीलिए कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। तो यहाँ शुक्ल जी ने भी यही कहा है कि चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। चित्तवृत्ति ने चित्त की वृत्तियों, विशेषताओं के माध्यम से लिखा गया इतिहास साहित्य कहलाता है। ठीक है, यानी ये बताता है कि उस समय की पृष्ठभूमि क्या होगी, उस समय का कालक्रम क्या होगा, उस समय की घटनाक्रम क्या होगी, उस समय की वेशभूषा क्या होगी, उस समय का राजपाट कैसा होगा, उस समय की जो राजनीतिक प्रवृत्तियां थी वो क्या थी, उस समय की भक्ति प्रवृत्तियां क्या थी, किसका क्या कर्तव्य था, वो सारी चीजें ये साहित्य जो है वही हमें बताता है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बताएंगे आपको कि हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा किस तरीके से शुरू की गई है। आपको समझ में आया कि क्या बताया? सबसे पहले हमने आपको इतिहास बताया है कि इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास, जिसका अर्थ क्या है? ऐसा ही हुआ होगा। शुक्ल जी ने भी यही कहा है कि चित्तवृत्तियों का ये संचित प्रतिबिंब है, यानी हमें
इतिहास ही यही बताता है, साहित्य का लिखा हुआ लेख हमें ये बताता है कि उस समय की पृष्ठभूमियाँ किस तरीके की रही होंगी। ठीक है, अब देखिए आप आगे इसके कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में इस परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय किस चीज़ को जाता है। वैसे आप 9th में भी इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम उस समय इन सब चीज़ों को क्या डिटेल दी होगी तो समझ नहीं पाते, तो हमने इसीलिए छोटे छोटे नोट्स आपके लिए बनाए हैं। इसी में पूरा साहित्य का इतिहास आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी साहित्य क्लास में काफ़ी हिंदी की बुक में दी रहती है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब, इसीलिए तो कहा जाता है ना कि साहित्य समाज का दर्पण है। क्यों कहा जाता है? कि साहित्य ही हमें बताता है कि जैसे आदिकाल को पढ़ना है तो आदिकाल का साहित्य हमें ये बताएगा कि उस समय युद्ध होते थे, उस समय राजा अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे, उस समय जो कवि थे वो राजाश्रित थे। तो ऐसा किस में लिखा है? उसमें साहित्य में लिखा है। तो इन्हीं के माध्यम से हम जान पाते हैं, इसीलिए कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण। तो यहाँ शुक्ल जी ने भी यही कहा है कि चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। चित्तवृत्ति ना, चित्त की वृत्तियों विशेषताओं के माध्यम से लिखा गया इतिहास साहित्य कहलाता है। ठीक है, यानी ये बताता है कि उस समय की पृष्ठभूमि क्या होगी, उस समय का कालक्रम क्या होगा, उस समय की घटनाक्रम क्या होगी, उस समय की वेशभूषा क्या होगी, उस समय का राजपाट कैसा होगा, उस समय की जो राजनीतिक प्रवृत्तियां थी वो क्या थी, उस समय की भक्ति प्रवृत्तियां क्या थी, किसका क्या कर्तव्य था, वो सारी चीजें ये साहित्य जो है वही हमें बताता है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बताएंगे आपको कि हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा किस तरीके से शुरू की गई है। आपको समझ में आया कि क्या बताया? सबसे पहले हमने आपको इतिहास बताया है कि इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास, जिसका अर्थ क्या है? ऐसा ही हुआ होगा। शुक्ल जी ने भी यही कहा है कि चित्तवृत्तियों का ये संचित प्रतिबिंब है, यानी हमें इतिहास ही यही बताता है, साहित्य का लिखा हुआ लेख हमें ये बताता है कि उस समय की पृष्ठभूमियाँ किस तरीके की रही होंगी। ठीक है, अब देखिए आप आगे इसके कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में इस परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय किस चीज़ को जाता है। वैसे आप 9th में भी इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम उस समय इन सब चीज़ों को क्या डिटेल दी होगी तो समझ नहीं पाते, तो हमने इसीलिए छोटे छोटे नोट्स आपके लिए बनाए हैं। इसी में पूरा साहित्य का इतिहास आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी साहित्य बच्चों, पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास यानी इतिहास शब्द का अर्थ और हिंदी साहित्य के विषय में शुक्ल जी ने क्या कहा है। अब हम आपको बताना चाहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा का लेखन कार्य किस किसने शुरू किया और किन पुस्तकों से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, यानी हम कैसे जान पाते हैं कि उस समय किस काल में कौन से कवि थे। तो बहुत चर्चित जो पुस्तकें हैं 252 वैष्णवों की वार्ता, भक्तमाल, कविमाल, कालिदास हजारा आदि, ये जो पुस्तकें हैं ये बहुत चर्चित हैं। इन्हीं से हम सभी कवियों के विषय में जान पाते हैं, पर इनमें क्या नहीं है? कालक्रम नहीं है। यानी जब तक कोई कालक्रम नहीं होगा तो हम किसी कवि के विषय में कैसे समझ पाएंगे कि किस समय का होगा। ठीक है, तो ये हमें ज्ञान देती है कि इतने सारे कवि हुए हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। लेकिन इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का यानी लिखने का काम किया है वो आधुनिक काल के इतिहास कालक्रम में किया है गार्सदा तासी और डॉक्टर गियर्सन ने। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके अंग्रेजी लेखक हुए थे। इन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत अपना अमूल्य योगदान दिया था। दूसरे हमारे हिंदी वाले लेखक जो होते हैं वो है मिश्र बंधु। ये 3 भाई थे, तीनों भाई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है
मिश्र बंधु विनोद नामक इनकी पुस्तक है, जिससे इन सभी कवि लेखकों ने अपने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का यहाँ से ही ज्ञान प्राप्त किया है। सबसे पहले इन दो प्रमुख आते हैं। इसके बाद डॉक्टर ग्रियर्सन जो हुए, इन्होंने सबसे पहले 17 भाग में कालक्रम भाग किए, ठीक है। फिर उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अगर हम इतने सारे कालक्रमों को कैसे याद कर सकते हैं, तो इन्होंने फिर इसको कालक्रम को केवल 4 भागों में बांट दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इनकी पुस्तक है, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद श्री सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर नगेंद्र का भी जो पुस्तक का नाम है वो भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ी हुई कोई पुस्तक नहीं लिखी है। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल परंपरा नाम से पुस्तकें लिखी है, यानी आदिकाल का नामकरण से संबंधित पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। और आगे का विवरण आगे की वीडियो में हम आपको देते हैं। करीब 24 क्रम है, ठीक है, तो इतना तो हम पढ़ नहीं सकते, तो इन्होंने इनके ही आधार पर हम पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। मिश्र बंधु विनोद नामक इनकी पुस्तक है, इनकी कौन सी है? द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इनको भागों में बांटने की कोशिश की है, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तो आप जानते ही, 4 कालों में इन्होंने विभक्त किया है किसको? हिंदी साहित्य के इतिहास को, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके शिवसी सेंगर। इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम की श्रेणी में बांटने, लेकिन जो तर्क संगत दिया है वो शुक्ल जी ने ही दिया है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। नगेंद्र के बारे में हमने आपको बताया कि इनकी तो पुस्तक बहुत पढ़ी जाती है, आचार्य शुक्ल जी के बाद इनका नाम आता है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कालक्रम, देखो नगेंद्र जी का नाम क्यों आता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ही जैसे ही डॉक्टर नगेंद्र ने भी कालक्रम में विभाजन किया है, ठीक है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का कालक्रम किया है, ठीक है। आदिकाल के ऊपर ही पुस्तक लिखी है, हिंदी साहित्य के इतिहास पर पूरे पे कोई पुस्तक नहीं लिखी है। 2 पुस्तक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो इतिहास है वो आदिकाल के इतिहास के नाम से जाना जाता है, संपूर्ण इतिहास के नाम से नहीं जाना जाता, इसलिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आपको समझना है कि आधुनिक मतलब हमारा जो कालक्रम है हिंदी साहित्य का लिखा गया है वो किस तरीके से लिखा गया है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लेंगे इसके बाद आप क्या लेंगे बताइए। अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा, आप चिंतन करेंगे, आपको समझ में आएगा कि है क्या ये। देखिए अब हम लेंगे आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। अब हम क्या लेंगे? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। कौन कौन से काल विभाजन है बताइए, आपने पढ़े हैं ना, 9th में भी आपने पढ़ा है, 9th 10th 11th आते आते 12th तक तो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया जाता है। अब है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो आप पढ़ रहे थे इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके लेखन की परंपरा, 19वीं शताब्दी में, फिर आधुनिक काल में किसने की, ये आपने पढ़ा। अब आप जो पढ़ेंगे वो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किस किसने किया, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आप हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अभी हमने इनके बारे में आपको काफी कुछ बताया है तो आप समझ लेंगे। उसके बाद दूसरे हैं डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल, नाम समझ में आ रहे होंगे आपको। तीसरे हैं आपके डॉक्टर राम बहोरी शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार, इनका नाम भी बहुत प्रमुख एकांकीकार भी है, ये राम कुमार वर्मा का इतिहास भी है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं राहुल सांकृत्यायन,
देखिए, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, देखो वार्षिक मिश्र बंधु ने तो पुस्तक पूरी लिखी है, उसमें सारे कवियों का वर्णन है, लेकिन जो कालक्रम में बांटने का जिसने काम किया है वहां हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे गणपति चंद्र शुक्ल, और तीसरे हैं आपके राम बहुरिया शुक्ल, और चौथे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और पांचवे हैं आपके राहुल साकृत्य। ठीक है, समझ में आया आपको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो रचना है वो तो आपको पता ही है, हिंदी साहित्य का ये ही चर्चित है का इतिहास का प्रकाशित हुए 1929। ठीक है, समझना है आपको? देखो ये सारणी इस तरीके से, अगर आप किसी टॉपिक को लिख लेंगे तो वो आपको जल्दी याद हो जाएगा कि हमने किस तरीके से एक सारणी बनाई है और हमें वो याद हो जाएगी। अब हम लिखते हैं, इसके बाद हम जानेंगे, ये आपने इतना जान लिया, इसके बाद है आपका जो सर्वमान्य मत किसको मानता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? सर्वमान्य मत किसका है, किस चीज में? ठीक है, यानी किस पुस्तक को सर्वाधिक माना गया है। तो यहाँ पर जो हम कालक्रम लिख रहे हैं वो सर्वाधिक माना गया है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये मैं मिटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा कालक्रम आएगा नहीं आपके लिए, तो यहाँ से हम दोबारा से शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो कालक्रम लिखना है तो उसके लिए काफ़ी स्पेस चाहिए हमें, तो यहाँ आप दोबारा से इसको आपने लिख लिया होगा, अब हम यहाँ पर दोबारा से लिख देते हैं आपके लिए, क्योंकि फिर वो आधार है आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो रचना है वो तो आपको पता ही है, हिंदी साहित्य का ये ही चर्चित है का इतिहास का प्रकाशित हुए 1929। ठीक है, समझना है आपको? देखो ये सारणी इस तरीके से, अगर आप किसी टॉपिक को लिख लेंगे तो वो आपको जल्दी याद हो जाएगा कि हमने किस तरीके से एक सारणी बनाई है और हमें वो याद हो जाएगी। अब हम लिखते हैं, इसके बाद हम जानेंगे, ये आपने इतना जान लिया, इसके बाद है आपका जो सर्वमान्य मत किसको मानता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? सर्वमान्य मत किसका है, किस चीज में? ठीक है, यानी किस पुस्तक को सर्वाधिक माना गया है। तो यहाँ पर जो हम कालक्रम लिख रहे हैं वो सर्वाधिक माना गया है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये मैं मिटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा कालक्रम आएगा नहीं आपके लिए, तो यहाँ से हम दोबारा से शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो कालक्रम लिखना है तो उसके लिए काफ़ी स्पेस चाहिए हमें, तो यहाँ आप दोबारा से इसको आपने लिख लिया होगा, अब हम यहाँ पर दोबारा से लिख देते हैं आपके लिए, क्योंकि फिर वो आधा रहेगा तो आपको समझ नहीं आएगा। सर्वमान्य मत, ठीक है, यानी सर्वाधिक मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काल विभाजन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हमने जो दिया है आपको कि किसने किसका मत सर्वाधिक माना है। ठीक है, तो वो किसका माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो अब हम इनके कालक्रम लिख देते हैं आपके लिए, आप इसे नोट कर लेंगे और अच्छे से इनको याद कर लेंगे। आदिकाल, इसको हम क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। देखिए अभी हम इनकी आपको इन्हीं लिखे हुए कालों के अनुसार हम आपको इनकी देखकर विशेषताएं भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको इनके साथ साथ इनके नाम के हिसाब से इनकी जो विशेषताएं हैं वो बताते जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीर गाथा काल, संवत आप बताते जाइए, बताओ। संवत 1050 से 1375। ठीक है, ये तो हम आपको कई बार पढ़ा भी चुके हैं। दूसरा पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। ठीक बच्चों, अब यहाँ हमने जो दिया है आपको कि किसने किसका मत सर्वाधिक माना है। ठीक, तो वो किसका माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो अब हम इनके कालक्रम लिख देते हैं आपके लिए, आप इसे नोट कर लेंगे और अच्छे से इनको याद कर लेंगे। आदिकाल, इसको हम क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। देखिए अभी हम इनकी आपको इन्हीं लिखे हुए कालों के अनुसार
इनकी नाम के हिसाब से इनकी जो विशेषताएं हैं वो बताते जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। वीरगाथा काव्य संवत आप बताते जाइए, बताओ। संवत 1050 से 1375, ठीक है, ये तो हम आपको कई बार पढ़ा भी चुके हैं। दूसरा पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल। समझ में आ रहा होगा? इसका संवत है संवत 1375 से 1700, ठीक है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा? ये ऐसा नहीं है कि आप इसे एक अच्छी सी कॉपी में आप इसको नोट करिए, अच्छे से लिखिए, और आप देख रहे हैं जितना हमने शॉर्ट नोट बनाए हैं, आपके नोट्स बनाए हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरीके से, क्योंकि अगर आप किताबों को पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। कई बार पढ़ते पढ़ते समझ ही नहीं आता है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कहाँ से करें, इसीलिए हमने आपके लिए शॉर्ट्स बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। तो आपको अगर इतना पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा है आपका उत्तर मध्य काल। तीसरा कौन सा है आपका? उत्तर मध्य काल यानी कि रीतिकाल। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 ईस्वी, ठीक है। अब इसके बाद चौथा है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल, अभी हम इनके आपको कुछ और नाम भी हम बताते जाएंगे कि इनके नाम और किस किस नाम से ये जाने जाते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक नाम नहीं तो आपने कई और नाम भी सुने होंगे, तो वो भी हम आपको बताते जाएंगे। इसको हम कहते हैं क्या? गद्य काल, ठीक है। समझ में आया? जाते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक नाम नहीं तो आपने कई और नाम भी सुने होंगे, तो वो भी हम आपको बताते जाएंगे। इसको हम कहते हैं क्या? गद्य काल, ठीक है। समझ में आया? संवत 1900 से अब तक, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि आदिकाल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये काल विभाजन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें आदिकाल। आदिकाल को हम क्या कहते हैं? वीरगाथा काल, ठीक है। संवत 1050 से आपका 1375 ईस्वी तक। तो अब आप ये देखिए आदिकाल, आदि माने होता है पुराना, बीता हुआ, ठीक है। तो जो पुराना काल है वो क्या कहलाया? आदिकाल। वीरगाथा काल, जो वीरगाथा काल नाम दिया है वो आचार्य शुक्ल जी ने दिया है, ठीक है। और आदिकाल जो नाम दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। सुनना है? अब वीर यानी जिसमें वीरता प्रधान है वही आपका जो काल है वो वीरगाथा काल आपका कहलाएगा। इसका संवत दिया है 1050 से 1375 ईस्वी तक। दूसरा आपका है पूर्व मध्यकाल, ठीक है। पूर्व यानी पुराना, ठीक है। पूर्व यानी इसके आदि के बाद जो पूर्व का है वो, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा इसमें भक्तिकाल। भक्तिकाल नाम दिया है शुक्ल जी ने, ठीक है। और इसको हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। सोने जैसा काल है वो है आपका भक्तिकाल, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर साहित्य किसी काल में लिखा गया है तो वो कहाँ लिखा गया है? भक्तिकाल। संवत है 1375 से 1700 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद आता उत्तर। उत्तर माने बाद का। बाद का काल क्या है? पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल के बाद का समय वो है जो रीतिकाल है। रीतिकाल को हम श्रृंगार काल भी कहते हैं। सबसे ज्यादा भक्ति की गई है इसलिए इसका भक्तिकाल नाम पड़ा है। यहाँ पर श्रृंगारिक वर्णन बहुत किया गया है तो ये रीतिकाल कहा है। रीति माने होता ही प्रेम है, ठीक है। प्रेम का जो काल है वो रीतिकाल है 1700 से 1900 तक, ठीक है। आधुनिक काल, आधुनिक यानी भी जो वर्तमान काल हमारा चल रहा है, गद्य काल भी कहते हैं इसको, वर्तमान काल भी कहते हैं। गद्य काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें यहाँ तक जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर सारी पद्यबद्ध रचनाएं पढ़ते हैं। पर जब हम यहाँ आधुनिक काल में आते हैं तो यहाँ हम कौन सी रचनाएं पढ़ते हैं? जैसे नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, गद्य लेखन अधिक हो रहा है, इसलिए इसका नाम हम कह देते हैं गद्य काल। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक और वीडियो के आगे
हम आपको और सारा समझाएंगे, पहले आप इसको नोट कर लेंगे। अब आदिकाल की हम पढ़ेंगे इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जिन 12 रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि ये रचनाओं के आधार पर ही हम इसको आदिकाल कह सकते हैं, या आदिकाल की इन 12 रचनाओं को ही प्रमाणित माना है। उसमें पहले आती है, सबसे पहले आती है आपकी कुमार रासो, ठीक है, ये लिखी है दलपति विजय ने संवत 1800 से 1205 तक। विषदेव रासो नरपति नारायण है 1292 में, ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, ये आदिकाल का महाकाव्य कहा जाता है, प्रथम महाकाव्य भी कहा है शुक्ल जी ने इसको, ठीक है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का लिखा हुआ 1225 ईस्वी में। परमाल रासो जगनिका 1230 ईस्वी में। जयमय जस चंद्रिका मधुकर कवि का 1240 में। खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो की 1230 में। विद्यापति की पदावली 1460। ये तो देखा जाए तो ये इस सम्मत काल से ही बाहर जा रही है, ठीक है। विजयपाल रासो नल सिंह भट्ट केदार का। हमीन रासो सांधर का। कीर्तिलता विद्यापति की और कीर्ति पताका भी विद्यापति, ये दोनों ही रचना है इस कालक्रम से बाहर है, ठीक है, पर इनको इसमें प्रमाणित माना गया है, इसलिए ये इसमें शामिल की गई है। बच्चों आज का हमारा टॉपिक यही रहा है आदिकाल। तो आदिकाल की अब हम पढ़ रहे हैं इनकी विशेषताएं, ठीक है। तो विशेषताएं आप देखेंगे, आदिकाल के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं, यानी क्या क्या विशेष उसमें रहा था, उनकी विशेषताएं, जिसके कारण उसका नाम भी क्या पड़ गया था, आदिकाल। यानी कि क्या नाम पड़ गया था आदिकाल का, वीरगाथा का, शुक्ल जी ने दिया है। इसी विषय में हम पूरा पढ़ रहे हैं। तो भाव पक्ष के तौर पर वीर रस व संगार रस की प्रधान था, यानी वीर रस प्रमुख था। युद्धों का सजीव चित्रण था। प्रामाणिकता संदिग्ध है। संकीर्ण राष्ट्रीयता, नारी सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, रासो काव्य परंपरा। भाव पक्ष में है यानी कला पक्ष में है भाषा, शैली, छंद प्रयोग और अलंकार, ठीक है। आपको समझ में आया होंगे, इनको आप नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब हम आगे लेंगे इनकी रासो परंपरा से संबंधित इनकी रचनाएं।